Very good morning, everyone. Class 6th. Today we are going to start new chapter, chapter number 16. Our name of this chapter is air. एयर कौन सी होती है? हम जो सांस लेते हैं, देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका मास होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और हमारे और दूसरे काफ़ी जीव जंतुओं के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब के लिए एयर जरूरी होती है. एयर इज द मोस्ट वाइटल रिसोर्स एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ये एक ऐसा रिसोर्स है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी होता है. इसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. एनी ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल कैनॉट कैनॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर फ्यू मिनट. चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, एयर के बिना कुछ मिनट तक भी नहीं रह सकता. All living beings need air to breathe. Air is present all around us in soil and in water too. एयर जो है हमारे आसपास प्रेजेंट रहती है. वो मिट्टी के अंदर भी होती है और पानी के अंदर भी. जो पानी पीता है उसमें भी एयर होती है. Although we cannot see air, but we can feel its presence. It is the one which makes the sailboats, windmills move and hot air balloons arises and aeroplanes fly. एयर और क्या मदद करती है? हम जो सांस तो लेते हैं, उसके अलावा एयर का काम होता है, जो सेल बोट्स होती हैं, बोट्स के ऊपर बड़े बड़े पर्दे लग रखे हैं, समुद्र के ऊपर जो चलती हैं, तो उनको सेल करने में हवा की डायरेक्शन में वो चल जाता है. विंड मिल्स जो हवा की वजह से पंखे चला के उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उनको बोलते हैं विंड मिल्स. तो विंड मिल्स मूव करने में एयर की मदद ली जाती है. कुछ बलून्स होते हैं जो हॉट एयर की मदद से ऊपर की तरफ उड़ते हैं, तो उन सब में एयर की प्रेजेंस बहुत नेसेसरी होती है. वी नो दैट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. लेट अस फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल एंड वाटर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज. देखो, अब देखते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि सॉइल के अंदर भी एयर होती है और वाटर के अंदर भी एयर होती है. चलो पहले देखते हैं. टू शो दैट सोइल कंटेन्स एयर. किसी मिट्टी के अंदर एयर होती है, ये पता लगाते हैं. क्या करेंगे? टेक सम सॉइल एंड पुट इट इन बीकर, पोर सम वाटर इन इट. थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसको एक बीकर के अंदर डाल के उसके अंदर पानी डालते हैं. जब पानी डालेंगे तो उसके अंदर से बबल्स निकलेंगे. ये बबल्स किस वजह से निकलते हैं? क्योंकि जो मिट्टी हमने इसके अंदर डाली है उसके अंदर पहले से एयर मौजूद थी. जब पानी डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, तो इस वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? सॉइल के अंदर एयर होती है. फिर देखते हैं वाटर के अंदर भी एयर होती है. क्या करो? फिल द वाटर इन अ बीकर एंड पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. हीट द बीकर यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प. किसी एक बीकर के अंदर पानी डालते हैं और उसको गर्म करना शुरू करते हैं. ठीक है, गर्म करेंगे. क्या क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में उसके अंदर से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे. जब पानी उबलता है तो बबल्स बनते हैं, देखा होगा सबने. तो ये बबल्स किस वजह से बन रहे हैं? उसके अंदर जो मौजूद एयर है वो हीट की वजह से, गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, दूर दूर जाना शुरू हो जाता है. तो इसको भी गर्म करेंगे तो एयर वाटर से ज़्यादा पहले गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी. तो इस वजह से इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर भी एयर मौजूद है. अब हमारा एटमॉस्फेयर किस तरह से बना हुआ है पहले ये देख लेते हैं. ठीक है, ये तो अपनी अर्थ है जो दिख रही है. अर्थ के ऊपर जो एयर जहां तक है वो पूरा क्या कहलाता है? अपना एटमॉस्फेयर. कवर्ड एरिया फ्रॉम एयर. अर्थ के ऊपर का वो एरिया जो एयर से कवर्ड है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. पहले देखो एटमॉस्फेयर की क्या डेफिनेशन है. द अर्थ इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. अर्थ किससे कवर हो रखी है? एयर के ब्लैंकेट से. ऊपर एयर है, उसको एज अ ब्लैंकेट यूज कर सकते, कोई कंबल की तरह है जो
अर्थ को कवर करके रखती है, विच एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउ 700 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लगभग अपनी जहाँ पर हम रहते हैं सरफेस के ऊपर, वहाँ से 700 किलोमीटर ऊपर तक एयर प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो वो लेवल जहाँ तक एयर मौजूद होती है अर्थ के ऊपर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब इनका नाम याद रखना है। अर्थ से जस्ट ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर। ओके, एक बार फिर से देख लेना इनको। ट्रोपोस्फेयर अर्थ से जस्ट ऊपर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में होता है एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है वो लगभग 15 किलोमीटर अबव होता है। ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 50 किलोमीटर तक। मेसोस्फेयर होता है 50 से 80 किलोमीटर तक। देख लेते हैं इनको, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। एक्सटेंड अप टू अबाउ 15 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ से, ये अर्थ की क्रस्ट है, इससे 15 किलोमीटर अबव तक मौजूद रहता है, ठीक है। वाटर वेपर्स कैन नॉट गो हायर अप इन द ट्रोपोस्फेयर बिकॉज as one goes higher up in the troposphere, temperature and pressure drop. Hence, water vapor change into ice and get trapped here. Most clouds are from within the troposphere. देखो, जब वाटर को गर्म करते हैं या समुद्र के अंदर वाटर है, वो सनराइज की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सनराइज, जो सन की हीट होती है, उस सन की हीट की वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वाटर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ता है। जब ऊपर उड़ता है तो सबसे पहले जो लेयर है अर्थ के ऊपर, वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की लेयर कहाँ तक है? 15 किलोमीटर तक। तो उससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जाएगी ट्रोपोस्फेयर में, वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और वापस से जो गैस में कन्वर्ट हुई है, वाटर जो गैस में हुई है, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और बरसात हो जाएगी। तो जो ज़्यादातर बादल बनते हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 15 से 50 किलोमीटर तक। दिस लेयर लाइज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 15 टू 50 किलोमीटर। This layer contains a thin layer of ozone that absorb most of the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है जो ओजोन लेयर। ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल O3 से बनती है, ठीक है। ओजोन क्या करती है? सन से कई तरह की रेडिएशन आती हैं। एक हार्मफुल रेडिएशन होती है अल्ट्रावायलेट। वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर डायरेक्ट हमारे अर्थ पर पहुंच जाए तो इंसानों के ऊपर, इंसानों की स्किन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, स्किन खराब कर देती है। कई तरह के जो समुद्री जीव जंतु है उनको भी मार देती है। तो वो रेडिएशन खराब होती है लिविंग बींग्स के लिए, तो उनको रोकने का काम करती है ओजोन लेयर। द ओजोन होल इज रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर द अंटार्कटिक रीजन। अभी क्या हो रहा है? अंटार्कटिक रीजन के ऊपर, अर्थ के ये जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर होता है अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिक रीजन पर जो ओजोन लेयर है वो अभी हट रही है, वहाँ पर छिद्र हो गया है ओजोन लेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अगला पार्ट है। दिस लेयर लाइज नेक्स्ट टू द स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 से 80 किलोमीटर अब होता है। ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक मीटियोर्स slow down in this layer and burn off leaving fiery trails in the night sky. आपने कभी देखा होगा टूटता हुआ तारा? एक्चुअली टूटता हुआ तारा क्या है? ऊपर स्काई से, स्पेस के अंदर से बहुत सारे मीटियोर्स, बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, वो आते रहते हैं अर्थ की तरफ। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि अर्थ ग्रेविटी की वजह से चीज़ों को अपनी तरफ
खींचती है। कोई भी अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं चीज़ें तो वो नीचे की तरफ गिरती है। वैसे ही स्पेस के अंदर बड़े बड़े से पत्थर है वो अर्थ की तरफ आना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो मिजोस्फेयर तक पहुंचता है तो मिजोस्फेयर के अंदर एयर के जो इसके अंदर एयर मौजूद होती है उसके साथ में फ्रिक्शन से वो जल जाते हैं, वहीं पर जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। इस वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता और हमको जो टूटता हुआ तारा दिखता है वो इसी स्फेयर के अंदर नजर आता है। थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 टू 320 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मिजोस्फेयर के बाद में 80 टू 320 सबसे मोस्ट वाइड, बहुत ज़्यादा होता है चौड़ा, 80 से 320 किलोमीटर होता है। इट रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सूर्य से सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने वाला स्फीयर है। दिस मेक्स द थर्मोस्फेयर वेरी हॉट। जब सन की हीट सबसे ज़्यादा इसको लगेगी तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, इसीलिए इसका नाम थर्मोस्फेयर रखा गया। ऑल द स्पेस शटल्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन थर्मोस्फेयर। जो भी हमारे अर्थ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं तो आखिर में उसको थर्मोस्फेयर में छोड़ दिया जाता है और थर्मोस्फेयर के अंदर वो रिवॉल्व करती रहती है अर्थ के अराउंड में। फिर एग्जोस्फेयर क्या, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एग्जोस्फेयर, जो कि बाहरी पार्ट होता है अपना एटमॉस्फेयर का। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ द लेयर वेयर एटमॉस्फेयर मर्ज इनटू द स्पेस। ये वो जगह है, वो स्फेयर है जिसके बाद में एटमॉस्फेयर स्पेस के साथ में, जहाँ पर किसी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके साथ मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है एयर की। अभी तक हम एयर के बारे में भी देख रहे थे। एयर की प्रॉपर्टीज़, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। कैसे पता चलेगा कि एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, कि कहीं पर भी आने जाने के लिए उसको जगह चाहिए होती है। तो अगर अपन कोई एम्प्टी बॉटल लेते हैं और एक टम्बलर को पानी से भर देते हैं, जब हम उसको डायरेक्ट सीधा उल्टा करके इस बॉटल में डालेंगे और उसको भरने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं भरेगा। थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो इसके अंदर से जो पहले से मौजूद एयर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और पानी इसके अंदर घुसेगा। तो जो एयर मौजूद है वो बाहर की तरफ निकलेगी और बबल्स बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर थी उसको स्पेस चाहिए, वहां पर जब वाटर आएगा तो उसको स्पेस चाहिए तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। फिर और क्या होता है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एयर हैज मास। एयर के अंदर मास भी होता है। जब दो बलून के अंदर एयर को भर देते हैं और उसको किसी एक सीधी प्लेट के जो कि लटकाई हुई है दोनों तरफ बांध देते हैं, तो अगर किसी एक बलून को बांधेंगे दूसरे को हटा देते हैं तो ये जो स्केल है वो एक तरफ झुक जाएगी। और जब दोनों का मास इक्वल होगा और दोनों तरफ बराबर बराबर मास के बलून को बांध देंगे तो दोनों एक लेवल में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर इसके अंदर भरी हुई थी उसका कुछ न कुछ मास रहा होगा, इस वजह से एक तरफ से वो झुक गई होगी, ठीक है। और लेवल में कब रही, जब दोनों का मास इक्वल रहा होगा। तो इसका मतलब एयर का भी क्या होता है, मास होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। एयर एग्जिस्ट प्रेशर, एयर प्रेशर भी एग्जिस्ट करती है। किस तरह से पता लगाएंगे, किसी एक पोटैटो को टेबल पर लेते हैं और एक स्ट्रॉ को अपने हाथ के अंदर बीच में से पकड़ के क्या करेंगे, उस पोटैटो के ऊपर पोक करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, थोड़ा सा आगे से स्ट्रॉ थोड़ी सी उसके अंदर पोटैटो के अंदर जाएगी और फिर पीछे से मुड़ जाएगी, पिचक जाएगी। लेकिन क्या करो, उस स्ट्रॉ को पीछे से थंब से कवर कर देते हैं तो उसके अंदर एयर है वो कहीं नहीं जाएगी। एक तरफ से जब बंद करके, थंब से बंद करके फिर उसको पोटैटो के अंदर पोक करने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर तक चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ
कि उसके अंदर जो मौजूद एयर है उसकी वजह से प्रेशर लगता है इस स्ट्रॉ की दीवार पर, स्ट्रॉ जिसकी वजह से स्ट्रॉ मुड़ती नहीं है आसानी से। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। अब और क्या बात कर लेते हैं उसके बारे में कि विंड की स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर आर एडवांटेज। जब हमको कभी भी अपनी ज़रूरत के लिए एयर का इस्तेमाल करना होता है तो उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन जाननी जरूरी है, और वो कितनी स्पीड से चल रही है वो जाननी जरूरी है। तो द डिवाइस यूज टू फाइंड, ऐसा डिवाइस जो डायरेक्शन बताए तो उसको बोलते हैं वेदर क्लॉक, और वो डिवाइस जो एयर की स्पीड को बताए उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। ये नाम याद रखने के हैं। उस डिवाइस का क्या नाम है जो डायरेक्शन बताता है, एयर की डायरेक्शन की किस दिशा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, किस डायरेक्शन में, वो है वेदर क्लॉक। और जो एनीमोमीटर है वो उसकी स्पीड बताता है। कंपोजिशन ऑफ एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर कितनी परसेंट है, लगभग 75%, तो 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी 1% अदर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। ओके, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस। लोग पहले क्या सोचते थे कि एयर के अंदर और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है। Experiment have proved that it is really not one substance but a mixture of several gases। जब इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तब पता चला कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्सटेंस नहीं होता, बहुत सारी गैसेस मिलके एयर बनाती हैं। एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब 1% के अंदर आते हैं, बाकी जो बची हुई है आर्गन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, तो ये सभी आ जाते हैं अदर 1% के अंदर, बहुत ही कम होता है। ओके, बाकी जो इनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंस है वो कैसे पता लगाना है या कितना क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू ऑल।